पहला प्रश्न है, किस वर्ष पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये 1982 में, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा सी। 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स नामक ट्रेन जो है ये इसका उद्घाटन हुआ था, चलना शुरू हुई थी। अगस्त 2002 में इस ट्रेन को नवीनीकृत करके दोबारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पैलेस ऑन व्हील जो है ये। और अगर कभी आपसे पूछा जाता है कहाँ से चलती है, तो राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया था। राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पैलेस ऑन व्हील ट्रेन जो है शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया शुरू किया गया था? बताइए। ये 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया जाना शुरू किया गया था? चलिए बताइए। शताब्दी एक्सप्रेस इनमें से किसके वर्षगांठ को मनाने के लिए शुरू हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चैंपियंस प्लीज़ वीडियो को शेयर करते चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर भी करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शताब्दी एक्सप्रेस को इनमें से किन की वर्षगांठ मनाने हेतु शुरू किया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है यह शुरू हुई थी किसके लिए? तो यह शुरू हुई थी, हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू जी की 100वीं वर्षगांठ को मनाते हुए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस, सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ियां हैं ये, है ना, तेज़ चलने वाली गाड़ियां हैं, इनकी शुरुआत हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी की 100वीं वर्षगांठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा इनमें से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के अलावा कोंकण रेलवे का हिस्सा चौथा राज्य इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कोंकण रेलवे का हिस्सा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के अलावा चौथा राज्य जो कोंकण रेलवे का हिस्सा है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। कोंकण रेलवे का हिस्सा है इनमें से वह कौन सा राज्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कोंकण रेलवे का हिस्सा जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के अलावा, तो यह है केरल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केरल इस परियोजना में शामिल है। तो कोंकण रेलवे परियोजना में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली परियोजना है ये, मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? समुद्र स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा इनमें से स्थित है? बतलाइए। तो यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे थे इनमें से कौन सा रेलवे जोन जो मुख्यालय है मध्य समुद्र स्तर के स्थिति से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा रेलवे जोन है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य समुद्र स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर, सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जो है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है ये समुद्र स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। आपको बता दूं 1 अप्रैल 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी इस दक्षिण पश्चिम रेलवे की, और इसका जो मुख्यालय है वो है हुबली में, है ना। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है और समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से कौन स्थान पर बनाई जाती हैं? भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां जो हैं वो कौन से स्थान पर बनाई जाती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां कौन से स्थान पर बनाई जाती हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे के यात्रियों की बोगियां जो है पेराम्बूर नामक स्थान पर बनाई जाती हैं, और पेराम्बूर जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के पेराम्बूर में रेलवे यात्री डब्बे या रेलवे यात्री बोगियां जो है बनाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, रेलवे की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय रेलवे का आयोजन कितने क्षेत्रों में हुआ है? इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारतीय रेलवे जो है इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कितने जोन में बसा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे कितने जोन में बना हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑप्शन 17 है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर लेटेस्ट की बात करें तो 19 जोन है ना। कोलकाता मेट्रो रेलवे को अगर जोड़ दें, इंक्लूड कर लें तो 19 रेलवे जोन है। डिवीजनल रेलवे मैनेजर की दृष्टि से देखा जाए तो जोन में 19 जोन बांटे हुए हैं और 70 डिवीज़न है। डिवीज़न कितने हैं? 70 हैं, और जोन है 19। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 17 जोन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रणाम बाल गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है इनमें से कहाँ पर स्थित है? मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सब कुछ ओके है? कोई बात नहीं बाल गोविंद, जितनी क्लास अटेंड कर सकते हैं आप ज़रूर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? आपसे क्या पूछा गया है प्रश्न में? यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बनारस, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अर्थात डीजल रेल इंजन बनाने का कारखाना बनारस में है। सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिशों द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिशों के द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिशों के द्वारा कहाँ से कहाँ पर बिछाई गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं, रेलवे एनटीपीसी CBT 1 के लिए आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बाकी हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन क्लास में आकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करके ज़रूर बतलाएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, पहली रेलवे लाइन जो है ये बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी, जिसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है बम्बई से ठाणे तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत के सबसे उत्तर में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, राइट आंसर हो जाएगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे उत्तर में है ना, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पर्यटकों के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां पर रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान इनमें से किस जगह पर है जहां पर रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, राइट आंसर। वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रेलवे वित्तीय संस्थान किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिकंदराबाद, ए प्रश्न का सही उत्तर है। सिकंदराबाद में ये भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान है जहाँ पर रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था, है ना। और यहाँ पर सिकंदराबाद में रेलवे प्रबंधन वित्त प्रबंधन के बारे में प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग सेंटर भी है ये रेलवे का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस टेक। स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। कौन सी राज्य सरकार ने, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये तेलंगाना राज्य सरकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने के लिए फ्रेमवर्क जो है यह लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्किल इंडिया द्वारा हाल ही में किसके सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 आयोजित किया गया था। आपको बताना है, कभी भी अगर राष्ट्रीय शिक्षुता मेला लगता है तो इनमें से किसके सहयोग से वो राष्ट्रीय शिक्षुता मेला जो है आयोजित किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षुता मेला इनमें से किसके सहयोग से आयोजित होता है। सही उत्तर क्या है प्रश्न का। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से आयोजित होता है। इनमें क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षुता मेला में जो है बहुत से अलग अलग संगठन के शिक्षक जो है भाग लेते हैं जो अपने शिक्षण कौशल के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे बिजली, आईटी, दूरसंचार, मोटर वाहन, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से भी और भी अधिक लगभग 30 से अधिक क्षेत्रों के अलग अलग संगठन भाग लेते हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्राप्त भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा ये मेला आयोजित होता है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट करते हुए प्रमाण पत्र पाते हैं और फिर उसके थ्रू कहीं ना कहीं रोजगार आपको मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरविंद वेलकम, भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को हाल ही में किसका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज जिनका नाम है शांति सेठी को किसका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते जाइए चैंपियंस, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें जिससे और भी दोस्त क्लास में जुड़ सकें। शांति सेठी को इनमें से किसका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो ये बनी है कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है किसको, ये इनका नाम है शांति सेठी। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते जाइए अपने अपने ग्रुप में। अगर आपका ग्रुप है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है किस इंश्योरेंस कंपनी ने? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसका नाम है डिजिट इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा? डिजिट इंश्योरेंस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है किस कंपनी ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले एलवी वैद्यनाथ को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, करंट अफेयर्स के, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी याद कर लेंगे, आगे के लिए आपको फायदा रहेगा। क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? कौन सी कंपनी है, किस कंपनी ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले एलवी वैद्यनाथ को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया ने ये अपना नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। किसके लिए? तो ये हैं एलवी वैद्यनाथ जी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस फाइनेंस लिमिटेड पर 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 17.63 लाख रुपए का जुर्माना इनमें से किस पर लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। बहुत अच्छे, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ जी, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पर यह जुर्माना लगाया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पर ये जुर्माना लगाया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर। किस पर? मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर ये जुर्माना लगाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 17.63 लाख रुपए का ये जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है सूरत शहर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, भारत और किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत और कौन से देश के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा किस देश के द्वारा भारत के साथ में हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये देश है फिनलैंड। फिनलैंड और इंडिया ने आपस में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की हुई है ना। नवीन अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना, दोनों मिलकर ये काम इस योजना के अंतर्गत, घोषणा के अंतर्गत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस राज्य में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? क्या उत्तर हो जाएगा? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कहाँ पर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में कि प्राचीन समय से जो दवाएं चल रही थी उनको बनाने का जो तरीका था, पारंपरिक दवाओं के उत्पाद से संबंधित, जिसको आप आजकल आयुर्वेद के नाम से जानते हो, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन से राज्य में
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है, यह है गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात राज्य में ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से अपना अध्यक्ष नया जो है किसे नियुक्त किया है? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो शेयर करते जाइए, वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न का? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये बने हैं बिमल कोठारी जी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बिमल कोठारी जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीद की है? कौन से देश ने चीन के ये जेट विमान खरीदे हैं? कौन से देश ने चीन के ये 25 जेट विमान फाइटर जेट खरीदे हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से कौन से देश ने चीन के ये 25 फाइटर जेट खरीदे हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो आप सभी को पता ही है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये 25 चीनी लड़ाकू विमान खरीदे हैं जिन विमान का मॉडल नंबर है J-10C, है ना? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम क्या है? बतलाइए। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम क्या है जिसको भारत ने विकसित किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इस डीएनए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम है कोरवैक्स टीएम। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन कोवैक्स और बायोलॉजिकल कॉरबैक्स, जिसका नाम है कॉरबैक्स, इसको लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 6 माह के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? इनमें से यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किसने संभाली है? ये बात है सन 2022 की। 2022-23 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता 6 महीने के लिए कौन से देश ने संभाली है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? 2022-23 के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये है फ्रांस देश। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा गया है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करें। क्या अरविंद अपने चैनल पर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं भाई पढ़ने के लिए? क्या दिक्कत है? क्वेश्चन सही नहीं है, पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, क्या दिक्कत क्या है बताओ? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कि अभी आएंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। आंखों से ना देख पाने वाले लोग इनको स्पर्श करके पढ़ते हैं, लिखते हैं,
राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो कौन बने हैं महानिदेशक, 24वें महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के? तो इनका नाम है वीएस पठानिया जी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीएस पठानिया जी 24वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलकम सोनाली चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? कौन है इस प्रश्न का आंसर? क्या उत्तर हो जाएगा? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन के हिसाब से? रेलवे बोर्ड के न्यू प्रेसिडेंट, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए? रेलवे बोर्ड के नए प्रेसिडेंट्स, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, देखो अब पहले जो थे, पहले ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से विनय कुमार त्रिपाठी थे इन 4 ऑप्शन में, लेकिन अब अगर बात करें भारतीय रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार हैं। कौन है? सतीश कुमार, है ना। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसीलिए पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है। 2021 के अनुसार ये प्रश्न था, है ना। अगला क्वेश्चन है, बैंक खातों के लिए केवाईसी की अपडेशन की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई थी? कब तक बढ़ाई गई थी? केवाईसी अपडेशन की समय सीमा बैंकिंग के लिए कब तक के लिए बढ़ाई गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? केवाईसी की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ाई गई थी? पांडे जी वेलकम। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2020 दिया गया था? रेड इंक अवार्ड 2020 कौन से पत्रकार को मरणोपरांत दिया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, वीडियो शेयर करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है दानिश सिद्दीकी जी। ऑप्शन नंबर, दानिश सिद्दीकी की पत्नी जी फेडरिक सिद्दीकी ने ये अवार्ड लिया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपनी स्थापना का 64वां दिवस कब मनाया था? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपनी स्थापना का 64वां दिवस कब मनाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैंपियंस प्लीज़ वीडियो शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपनी स्थापना का 64वां दिवस कब मनाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 64वां दिवस 1 जनवरी सन 2022 को मनाया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो नियुक्ति थी वो कब की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो नियुक्ति थी वो कब की थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1979। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद जी के मंडल में उनकी अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उन्हीं को अध्यक्ष चुना गया था, है ना, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। और
ये 1979 में आयोग की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए किस पर आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है? मत्स्य उत्पादन को लेकर पर्यावरण नियंत्रण पर सुधार के लिए किस पर आधारित कृषि प्रणाली जो है शुरू की गई है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण नियंत्रण सुधार के लिए जो है बायोफ्लाक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बायोफ्लाक मछली पालन की नई विधि है ना। टैंकों में मछलियां पाई जाती हैं और टैंकों में मछलियां जो वेस्ट निकालती हैं उनको बैक्टीरिया द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है। बैक्टीरिया मछली के 20% जो भी वेस्ट रहता है उसको प्रोटीन में बदल देती हैं। देन वो मछली वो प्रोटीन फिर से खा लेती हैं किसी न किसी प्रकार से, और वो ही साइकिल चलता रहता है। वेस्ट से प्रोटीन बनता है और वही खाना चलता रहता है। इसको बोलते हैं बायोफ्लाक, है ना। जो वेस्ट होता है उसको शुद्ध करके, बायोफ्लाक का प्रयोग करते हुए उसको शुद्ध करके उसी को ही खाने में बदल कर मछलियों को खिलाते रहते हैं और एक साइकिल चलता रहता है। और इससे पर्यावरण का उत्पादन भी होता है, पर्यावरण में मत्स्य उत्पादन भी होता है और नियंत्रण भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नल्ला माला की पहाड़ी इनमें से किस राज्य में स्थित है? नल्ला माला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? वीडियो सही चल रहा है, ऑडियो सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नल्ला माला की पहाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी घाट के समानांतर पहाड़ियों और घाटियों की एक श्रृंखला है नल्ला माला, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये, है ना। राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट के समानांतर ये पहाड़ियाँ हैं। तिरुपति की पहाड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, तिरुपति पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम इनमें से किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम इनमें से किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। सभी को आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ओके है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम इनमें से किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 1951 में। अधिनियम के द्वारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, है ना, 376, इन सब में संशोधन किया गया था। नए अनुच्छेद 31A, 31B, 9वीं अनुसूची संविधान में शामिल हुआ था। संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई बदलाव किए गए थे, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीति के निर्माण से संबंध रखता है? मौद्रिक नीति के निर्माण से इनमें से कौन सा प्राधिकरण जो है संबंध रखता है? मौद्रिक नीति के निर्माण से कौन सा प्राधिकरण भारत में संबंध रखता है? राइट आंसर, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मौद्रिक नीति से संबंधित संस्था जो है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य रचयिता इनमें से कौन है? रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? शेयर करते जाइए वीडियो को और भी अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ में। किसी को भी अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर बतलाइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस लिखी है बाबा तुलसीदास जी ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास जी का जन्म आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में 16वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है और इन्होंने रामायण की रचना की थी, रामचरितमानस की, है ना। वाल्मीकि जी ने रामायण की और इन्होंने, बाबा जी ने रामचरितमानस की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार कौन सा है?
मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार कौन सा त्योहार है? मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार कौन सा त्योहार है? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार जो है ये है बंगाला। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा बंगाला। सूर्य देवता को समर्पित ये त्यौहार है। खेतों में अच्छा उत्पादन लाने के लिए ये त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वांगाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मालाबार के दक्षिण तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तालुका मतलब तहसील है ना। मालाबार के दक्षिणी हिस्से में मालाबार विद्रोह जो हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? राइट आंसर क्या है? मालाबार विद्रोह कौन से सन में हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चैंपियंस प्लीज़ वीडियो शेयर करिए और भी अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। सभी जिसने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। राइट आंसर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1921। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मालाबार विद्रोह खिलाफत आंदोलन का एक विस्तारित संगठन था, मतलब संस्करण था एक प्रकार से, है ना। केरल में मालाबार के एरनाड, वल्लुवंदक तालुके, इन सब में जहाँ पर है ये विद्रोह हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जुलाई 1921 में यह एक आंदोलन के रूप में बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये तो बनना चाहिए भैया। गरबा इनमें से कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरबा इनमें से कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? गरबा कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो ये तो आप सभी से बनना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह है गुजरात। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल को। क्लोरोफ्लोरो जो है ओजोन मंडल, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर प्रश्न है, क्या पूछा गया है? प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर किस स्थान पर है? लाड खान मंदिर कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? लाड खान मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? लाड खान मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? लाड खान मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो लाड खान मंदिर जो है ये है आपका ऐहोल में, कर्नाटक के ऐहोल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक के ऐहोल में ये लाड खान मंदिर है। 5वीं सदी का मंदिर है। चालुक्य वंश के दौरान ये मंदिर बनाया गया था। ये एक प्रकार से शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर है। राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली में बना हुआ शिव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा घोषणा की गई थी? अगस्त प्रस्ताव उस घोषणा को कहते हैं।
इनमें से कौन से वायसराय के द्वारा घोषणा की गई थी जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जिसे जानते हैं, इनमें से वह कौन सी घोषणा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1940 में, कब? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में मुसलमानों के हितों का उल्लेख किया गया था और यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। तब कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। मुस्लिम लीग के लिए एक ऐसा हथियार बना था ये प्रस्ताव जिसके द्वारा वह अपनी बात को आगे रख सकती थी। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1945 में बिबिल योजना, 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन, है ना? राइट आंसर हो जाएगा। और 1940 में ये प्रस्ताव आया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया, पोडू ये किसके स्थानीय नाम है? बतलाइए, ये किसके स्थानीय नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके स्थानीय नाम है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? ये किसके स्थानीय नाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। ये किसके स्थानीय नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, ये किसके स्थानीय नाम है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? ये किसके स्थानीय नाम है? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, तो ये सब खेती के पुराने स्वरूप हैं, है ना? ये सब जो है खेती के पुराने स्वरूप हैं। बेवर, दाहिया, पोडू खेती के पुराने स्वरूप हैं खेती करने के, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्तनपायी जीव रेशे या फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सी स्तनपायी जीव से किसी भी प्रकार का रेशा नहीं निकाला जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से स्तनपायी जीव से किसी भी प्रकार का रेशा नहीं निकाला जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से स्तनपायी जीव से किसी भी प्रकार का रेशा नहीं निकाला जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? किसी भी प्रकार का रेशा नहीं निकाला जाता है, सही उत्तर क्या है? तो आप सभी को पता है जेब्रा से किसी भी प्रकार का रेशा नहीं निकालते हैं, है ना? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को नियमित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि शारीरिक विकास को नियमित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पावलकूट नामक जनजातीय पर्व निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? पावलकूट नामक जनजातीय उत्सव कौन से जनजातीय पर्व से संबंधित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पावलकूट इनमें से किससे संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पावलकूट मिजोरम में जो जनजाति हैं
उनसे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए मिजोरम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है धमेख स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? धमेख स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धमेख स्तूप जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वाराणसी के पास में ये धमेख स्तूप जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1993 में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? चलो आप पहुंचो, मैं आ रहा हूँ पढ़ा के। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इनका नाम है, कौन है ये? मदन लाल खुराना। और हाँ, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित कर दी गई? मंत्रियों की संख्या में एक सीमा निर्धारित कर दी गई। कौन से संशोधन के द्वारा, कौन सा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है?